स्वागत है आपका एक बार फिर से विलायत न्यूज़ पर। आइए शुरू करते हैं वर्ल्ड बुलेटिन। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारत ने रचा इतिहास, पहली बार जीता थॉमस कप बैडमिंटन खिताब। तालिबान ने लगाई लड़कियों के स्कूल जाने पर पाबंदी, पढ़ाई के लिए ईरान का रुख कर रहे हैं अफगानी परिवार। सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका का हाल, लगातार दूसरे दिन गोलीबारी, इस बार चर्च को बनाया गया निशाना, एक की मौत। लेबनान में पार्लियामेंट इलेक्शन, सऊदी अरब की बेजा दखल अंदाजी से लेबनानी जवान नाराज, हिजबुल्लाह को 23 सीटों पर बढ़त। आज की खबरों के सिलसिले की शुरुआत करेंगे भारत के लिए बहुत खुशी और गर्व की खबर के साथ। भारत ने खेलों में बहुत ही बड़ा कारनामा अंजाम देते हुए इतिहास रच दिया है। रविवार को बैंकॉक में खेले गए प्रतिष्ठित बैडमिंटन थॉमस कप का खिताब पहली बार अपनी झोली में डाल लिया है। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने बैंकॉक में खेले गए प्रेस्टिजियस बैडमिंटन थॉमस कप फाइनल में प्रतियोगिता के 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को सीधे मुकाबले में 3-0 से मात देते हुए इस खिताब पर कब्जा कर लिया। किदाम्बी श्रीकांत ने तीसरा गेम जीतने के बाद ही भारत को वो उपलब्धि दिला दी जो अपने आप में किसी ओलंपिक स्वर्ण पदक या विश्व कप जीतने से कम नहीं है। करोड़ों फैंस परिणाम को लेकर उत्सुक और चिंतित थे, लेकिन फाइनल में खेले गए तीनों मुकाबलों में भारत ने सभी को गलत साबित करते हुए पहली बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल कर लिया। शुरुआती 2 गेम अपने नाम करने के बाद तीसरे और निर्णायक मुकाबले में भारत के किदाम्बी श्रीकांत का मुकाबला इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी के साथ था, जिन्हें श्रीकांत ने पहले गेम में आसानी से 21-15 से मात देकर करोड़ों भारतीय खेल प्रेमियों को रोमांच से भर दिया। लेकिन दूसरे मुकाबले में क्रिस्टी और श्रीकांत के बीच ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिली और दोनों ही खिलाड़ियों के नर्व सिस्टम की खासी परीक्षा हुई। मैच के आखिरी पलों में मुकाबला बहुत ही मज़ेदार हुआ। एक समय श्रीकांत के पास 11-8 की बढ़त थी, लेकिन क्रिस्टी ने लोहा लेना जारी रखा। कभी श्रीकांत आगे होते थे तो कभी क्रिस्टी, और ये आखिरी गेम एक समय 21-21 पर जाकर टिक गया। यहाँ से श्रीकांत ने 2 और अंक बटोरे और श्रीकांत के 23-21 से मैच जीतने के साथ ही भारत ने इतिहास रच दिया। टीवी सेट के सामने चिपके बैठे करोड़ों हिंदुस्तानी अपने अपने घरों में झूम उठे, क्योंकि ये ठीक वैसा ही नज़ारा था जब पूरा हिंदुस्तान ओलंपिक के समय नीरज चोपड़ा के इर्द गिर्द सिमट गया था। अगली खबर अफगानिस्तान से है, जहां तालिबान की ओर से लड़कियों के स्कूल पर पाबंदी लगाने के बाद से ईरान में पनाह लेने वाले अफगान परिवारों की तादाद बढ़ रही है। अगस्त 2021 में काबुल की हुकूमत पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने वादा किया था कि मार्च 2022 से लड़कियों को स्कूल जाने की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन तालिबान अपने वादे से मुकर गए, जिसके बाद कई अफ़गान परिवारों ने ईरान का रुख किया है। हालांकि तालिबान ने अफ़गानी अवाम और दुनिया से वादा किया था कि उनकी सरकार लड़कियों की तालीम पर पाबंदी नहीं लगाएगी और 23 मार्च से लड़कियों के स्कूल खोल दिए जाएंगे। लेकिन जब 23 मार्च को हज़ारों लड़कियां स्कूल पहुंची तो तालिबान ने अपना फ़ैसला बदल दिया। स्कूलों के बाहर खड़े तालिबान ने लड़कियों को स्कूल में जाने से रोक दिया, जिसके बाद आंखों में आंसू और हाथों में किताबें लिए हुए ये लड़कियां अपने अपने घरों को वापस लौट गईं। हेरात सूबे में एक टीचर नीलोफर का कहना था कि तालिबान ने लड़कियों को देखते ही ये कहा कि अपने घरों को वापस जाओ, तुमने अब तक जितना पढ़ लिया है बस वही काफ़ी है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में अब रेस्टोरेंट्स में डाइनिंग को लेकर भी तालिबान का नया फरमान सामने आया है। तालिबान के नए हुक्म के मुताबिक अब रेस्टोरेंट्स में मियाँ बीवी भी साथ में खाना नहीं खा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तालिबान ने अफ़गानिस्तान के पश्चिमी हेरात सूबे में मर्दों और औरतों को अलग करने की अपनी स्कीम को लागू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान द्वारा नए कानून लागू होने के बाद मर्दों को परिवार के सदस्यों के साथ रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाना खाने की इजाज़त नहीं है। अफ़गानिस्तान की अंतरिम सरकार की ओर से लागू किए गए इस नए कानूनी नियम में ये कहा गया है कि अगर हस्बैंड वाइफ भी हैं तब भी वो रेस्टोरेंट्स में एक साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते हैं। हालांकि अफ़गान अधिकारी ने कहा है कि मंत्रालय ने हेरात के पार्कों में लैंगिक अलगाव के लिए पहले एक आदेश जारी किया था। इसके तहत पार्कों में जाने के लिए मर्दों और औरतों के लिए अलग अलग दिन तय किए गए थे। उन्होंने कहा, हमने औरतों से कहा था कि वो गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को पार्क में जाएं, जबकि बाकी के दिन पार्क मर्दों के जाने के लिए खुले थे।
ताकि वे खाली समय में वहां घूम सकें और एक्सरसाइज कर सकें, लेकिन दोनों के एक साथ जाने पर पाबंदी है। अगली बड़ी खबर दुनिया की सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका से, जहां बढ़ते गन कल्चर की वजह से अब आम नागरिक को अपनी जान का भरोसा नहीं है कि कब उसकी जान ले ली जाए। अमेरिका में एक गोरे बंदूकधारी द्वारा 10 लोगों की हत्या के अगले ही दिन रविवार को चर्च में हुई फायरिंग में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को कैलिफोर्निया के एक चर्च में एक आदमी ने गोलीबारी कर दी, जिसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इससे पहले शनिवार को न्यूयॉर्क के बफेलो सुपरमार्केट में एक गोरे लड़के ने फायरिंग करके 10 लोगों को मार दिया था, जिसमें 8 लोग काले थे। ऑरेंज काउंटी के शेरिफ जेफ हेलॉक ने पत्रकारों से बात करते हुए ये कहा कि रविवार को दोपहर 1:30 पर लगुना वुड स्थित चर्च में गोलीबारी हुई थी। संदिग्ध हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है और उसके पास से हथियार भी बरामद कर लिया गया है। शेरिफ के प्रवक्ता कैरी ब्राउन का कहना था कि करीब 30 लोग इस घटना के चश्मदीद गवाह हैं। गोलीबारी के समय चर्च में मौजूद ज़्यादातर लोग ताइवान मूल के थे। समाचार एजेंसी राइटर्स के अनुसार ऑरेंज काउंटी के अंडर शेरिफ जेफ हेलॉक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि चर्च में मौजूद लोगों ने बाद में हमलावर को पकड़ लिया और पुलिस अधिकारियों के वहां पहुंचने से पहले एक एक्सटेंशन कॉर्ड के साथ उसके पैरों को बांध दिया। समाचार एजेंसी राइटर्स के अनुसार लॉस एंजलिस FBI के प्रवक्ता ने यह बताया कि फ़िलहाल जांचकर्ता हमले के मकसद का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। समाचार एजेंसी AFP के अनुसार कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने बताया है कि वो स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अमेरिका में बढ़ते गन कल्चर का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जाता है कि इस साल 19 हफ्ते ही गुजरे हैं और इसमें अमेरिका 198 मास शूटिंग देख चुका है। साल 2020 में इस गन कल्चर की वजह से अमेरिका में 45,000 लोगों ने जान गंवाई, जिसमें 19,368 वो लोग थे जिनका मर्डर किया गया और बाकी के लोगों ने इस गन कल्चर की वजह से अपने को शूट करके आत्महत्या कर ली। अगली खबर लेबनान से है, जहां लेबनान में महत्वपूर्ण संसदीय चुनाव जारी हैं। संसद की 128 सीटों के लिए उम्मीदवारों के बीच ज़ोरदार मुकाबला है। 15 मई 2022 को सुबह से लेबनानी मतदाताओं ने वोटिंग शुरू की। लेबनान में संसद की एक टर्म 4 साल की है। लेबनान में 21 साल और इससे अधिक उम्र के नागरिकों को मताधिकार हासिल है। मतदाताओं की संख्या 39,67,507 है। इससे पहले 6 और 8 मई को विदेशों में रहने वाले लेबनानियों ने मतदान किया था और इसका टर्नआउट 60% रहा था। 15 मई के मतदान के लिए देश भर में 80,000 सैनिकों को तैनात किया गया था। गृह मंत्री ने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चुनावों के परिणामों का फौरन ऐलान किया जाएगा। बस्साम मौलवी ने कहा कि मतदान एक अधिकार और जिम्मेदारी है। लेबनान के हितों के लिए हम सबसे ये अपील करते हैं कि चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आखिरी समाचार मिलने तक मतदान शांतिपूर्ण था। कुछ जगहों से छिटपुट घटनाओं के समाचार मिले थे। लेबनान के चुनावों के सिलसिले में सऊदी अरब का नाम बहुत लिया जा रहा है। लेबनान के जवानों की ये शिकायत है कि सऊदी अरब लेबनान के चुनावों में दखलंदाजी कर रहा है ताकि उसकी मर्जी के उम्मीदवार चुनाव जीत सकें। वहीं साद हरीरी की पार्टी ने चुनाव में हिस्सा न लेने का फैसला किया है, जिसकी वजह से इस पार्टी के कई उम्मीदवार दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए हैं या फिर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। हमारा आज खबरों का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।